डिफाइन कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब समझेंगे। अगर आपको लास्ट टॉपिक याद हो, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर अलग अलग एक्सपर्ट्स के हिसाब से क्या क्या चीजें आते हैं। जो लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है मीटिंग के अंदर, प्लीज अपना नेम चैट में लिख देना। तो मैंने आपको बताया था आपको याद कौन सा रखना है। एक तो कुंट्स ओडॉनल को याद रखना है कि उसके अंदर क्या होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगा। और एक याद है पोस्ट कॉप, मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए। अब पोस्ट कॉप क्या है, ध्यान से सुनना, ये भी कल मैंने आपको बताया था। पोस्ट कॉप के अंदर क्या क्या आता है आपका, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO पे कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। अब रिपोर्टिंग बजटिंग आगे के चैप्टर्स में आप सीखने वाले हो। रिपोर्टिंग और बजटिंग ये जो है आप प्लानिंग वाला जो चैप्टर है उसके अंदर सीखने वाले हो। तो एक टॉपिक रह जाता है कोऑर्डिनेशन। याद है उस दिन मैंने आपको पूरा अपना सिलेबस दिखाया था, आप लोगों को पूरा आपका सिलेबस दिखाया था। मैंने कहा था प्लानिंग चैप्टर नंबर 3 है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 4 है, स्टाफिंग चैप्टर 5 है, डायरेक्टिंग चैप्टर 6 है। ये दोनों टॉपिक्स कंट्रोलिंग के अंदर भी आएंगे, प्लानिंग के अंदर आएंगे। तो सिर्फ एक टॉपिक बच गया कोऑर्डिनेशन। तो इन लोगों ने क्या किया, चैप्टर 1 के अंदर ही कोऑर्डिनेशन का टॉपिक दे दिया। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो समझने का ट्राई करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मैं दो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन वर्ड का भी मतलब समझ में आ जाएगा, कोऑपरेशन वर्ड का भी मतलब समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। चलो, तीन पर्सन्स हैं ए, बी और सी। तीन पर्सन्स हैं ए, बी और सी। मैंने तीनों को काम दिया है। मैंने तीनों को काम क्या दिया है कि भाई मिस्टर ए आप है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैंडल करो, मिस्टर बी आप सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करो, और मिस्टर सी आप है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करो। तीनों को मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी दे दी है और मैंने खुद से एस्टेब्लिश किया। प्लीज ध्यान से सुनना। चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं। एक पर्सन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, एक पर्सन परचेज डिपार्टमेंट में है और एक पर्सन सेल्स डिपार्टमेंट में है। मिस्टर ए प्रोडक्शन में है, मिस्टर बी परचेज में है, मिस्टर सी जो है सेल्स डिपार्टमेंट में है। अब इस साल हम लोगों ने कुछ टारगेट रखा है कि 1 लाख यूनिट सेल करने का। अब 1 लाख यूनिट सेल करने के लिए हमको 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमको 1 लाख यूनिट्स का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब मैंने टारगेट किसके साथ डिसाइड किया है, सेल्स वाले बंदे के साथ, मिस्टर सी के साथ। मिस्टर बी, मिस्टर ए और मिस्टर सी तीनों आपस में बातें नहीं करते हैं। तो सेल्स वाला क्या सोच रहा है कि प्रोडक्शन वाला आके मेरे से पूछेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन वाला जो हेड है वो क्या सोच रहा है कि सेल्स वाला आके मेरे से बताएगा आके मेरे को कि भाई है ना कितना प्रोडक्शन करना है। परचेस और प्रोडक्शन वाले में भी झगड़ा चल रहा है। परचेस वाला बोल रहा है कि वो सामने से आके मुझे बता के जाए कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, और है ना प्रोडक्शन वाला बोल रहा है कि वो सामने से आके पूछ के जाए कितने रॉ मटेरियल परचेस करने हैं। तो दोनों या तीनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। अगर आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ आप कुछ और सोच रहे हो, तो हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसको हम लोग लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है कंपनी को कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। सर कोऑर्डिनेशन तो गया दिमाग में कि ठीक है सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। अब कॉपरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, सब लोग साथ में रहना। तीन एम्प्लॉइज हैं ए, बी और सी। मैंने तीनों को टारगेट दे दिया कि मिस्टर ए आप 40 यूनिट्स बनाओ, मिस्टर बी आप 30 यूनिट्स बनाओ, मिस्टर सी आप 30 यूनिट्स बनाओ। मिस्टर ए एक्सपीरियंस है तो मैंने उसको 40 यूनिट्स का काम दिया। 40 प्लस 30 प्लस 30, मैंने तीनों को कहा कि भाई 100 यूनिट्स आज रात तक मुझे कंप्लीट चाहिए। मिस्टर ए की 40 की जिम्मेदारी है, मिस्टर बी की 30, मिस्टर सी की 30। तो यहाँ पे तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ। मिस्टर ए को पता है उसको 40 बनाने, मिस्टर बी को पता है 30 बनाने, मिस्टर सी को पता है उसको भी 30 बनाने। अब सपोज करो मिस्टर ए की तबीयत खराब हो गई, मिस्टर ए ने 40 में से 10 यूनिट बनाए, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो मिस्टर बी और मिस्टर सी ने क्या बोला, एक काम करते हैं, तेरे 30 यूनिट्स बाकी है ना, 15 मैं बनाता हूं मिस्टर बी और 15 मिस्टर सी बनाता है। तो उन लोगों के बीच में इतनी फ्रेंडशिप है कि उन्होंने एक दूसरे का काम हैंडल कर लिया कि ठीक है तेरी कोई इमरजेंसी आ गई है मिस्टर ए तू जा, तेरे काम हम लोग कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपरेशन। कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब कॉपरेशन है। कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब क्या है
कि बस उन सबको पता हो उनका काम क्या क्या है, सब साथ में काम कर रहे हो। कॉपरेशन वर्ड का मतलब क्या है कि भाई अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो मैं भी उसको हेल्प करने के लिए रेडी हूं। तो कॉपरेशन में फ्रेंडशिप होना जरूरी है। कॉपरेशन होगा तो ही सामने कोऑर्डिनेशन रियल लाइफ में एस्टैब्लिश होगा। कोऑर्डिनेशन के दो क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो किससे रिलेटेड है आपका, आप देख सकते हो क्वेश्चन 14 कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, और क्वेश्चन 15 जो है आपका वो इंपॉर्टेंस या बेनिफिट से रिलेटेड है। दोनों कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही है, लेकिन एक में क्या पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे में क्या पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंस। 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो एग्जाम में काफी पूछते हैं। फीचर्स वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं। अगर 2 मार्क्स में आए तो सिंपल सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, 3 मार्क्स में आए तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको वो इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स में इंट्रो लिखना है, 2 मार्क्स में अगर आ जाए आपका तो यहाँ से सीधा आंसर शुरू करना, ये 1 से लेके 6 पॉइंट्स लिखना। क्लियर? अगर आपके पास कहीं पे पेन पेपर है तो कहीं पे नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 14 को पूछने का दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 को पूछने का दूसरा तरीका क्या है, लिखो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कोऑर्डिनेशन इज अ सोल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज सोल, SOUL, सोल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन को हम लोग मैनेजमेंट की सोल भी कहते हैं। सोल मतलब आत्मा, अगर आत्मा नहीं है तो बॉडी काम नहीं करेगी, वैसे ही कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कंपनी काम नहीं करेगी। तो देखो इंट्रोडक्शन पहले, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन आपको हमेशा चाहिए, आप भले न्यू कंपनी शुरू कर रहे हो तो भी चाहिए, कंपनी को बढ़ा रहे हो तो भी चाहिए, इवन कंपनी बंद कर रहे हो तो भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है, प्लानिंग से, एंड कहां पे होता है, कंट्रोलिंग। प्लीज ये 5 याद रख लो अपने दिमाग में, पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में सिर्फ सोचते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट बनाते हैं कि ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में हम लोग लोगों को हायर करते हैं कि भाई प्लानिंग करने के बाद हमने सोचा कि भाई ये परचेज डिपार्टमेंट होगा, तो परचेज डिपार्टमेंट ने 15 लोगों को हायर किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 20 लोगों को हायर किया, तो लोगों को जॉब देना उसको स्टाफिंग कहते हैं, लोगों से काम करवाना उसको हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं, और लास्ट चेक करना जैसा सोचा था वैसा हुआ कि नहीं उसको हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है मैनेजमेंट के स्टेजेस, 5 स्टेज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, तो ये लोग क्या कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, हर एक स्टेज में है, हर एक फंक्शन पे है। हर एक स्टेज मतलब कंपनी बड़ी है, छोटी है, शुरू हो रही है, बंद हो रही है। हर एक फंक्शन मतलब प्लानिंग से कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन गिव्स अ सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस, कि कोऑर्डिनेशन एक अश्योरेंस देता है, अश्योरेंस मतलब गारंटी। तो कोऑर्डिनेशन में कोई एक गारंटी देता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, अचीव होंगे ही होंगे। नो वर्क रिमेन्स इनकम्प्लीट और नो वर्क इज डुप्लीकेटेड। ध्यान से सुनना, कोई भी काम आपका इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होगा, वर्क क्या है, इजी हो जाएगा। ये लाइन बार बार आने वाली है, नो वर्क रिमेन्स इनकम्प्लीट और नो वर्क इज डुप्लीकेटेड। ध्यान से सुनना, सपोज करो मेरे क्लासेस में 2 असिस्टेंट्स हैं, सपोज करते हैं क्लासेस में 3 असिस्टेंट्स हैं मेरे। तो मैंने असिस्टेंट ए को कहा कि भाई आप गुजरात बोर्ड के पेपर्स चेक करो, और असिस्टेंट बी और सी को क्या कहा कि आप सीबीएसई के पेपर्स चेक करो, बिकॉज सीबीएसई में थोड़े स्टूडेंट ज्यादा है, वहां पे टेस्ट ज्यादा हुई है, तो वहां के पेपर चेक करने के लिए 2 असिस्टेंट है और गुजरात बोर्ड के लिए 1 असिस्टेंट है। ध्यान से सुनना, अभी मैंने अगर ये डिवीजन नहीं किया होता कि भाई मिस्टर ए है आपको गुजरात बोर्ड के पेपर ही चेक करने, मिस्टर बी और सी जो है, मिस्टर बी आप 11th के चेक करो, मिस्टर सी आप 12th के चेक करो सीबीएसई के, अगर मैंने ये डिवीजन नहीं किया होता, तीनों अपने हिसाब से काम करते, तो मैंने सपोज करो कोई अर्जेंट पेपर चेक करना है किसी का, तो मैंने सपोज करो कहा कि 12th की एग्जाम आ रही है, 12th गुजरात बोर्ड की, तो उनके उसी के पेपर चेक करो, तो पॉसिबल है कि तीनों एक्सक्यूज बना दे, सर मैं, है ना, कोई और काम कर रही थी, सर मैं 11th का कर रही थी, सर मैं ये कर रही थी। बट अगर मैंने पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने पहले से कोऑर्डिनेशन रखा है कि भाई अगर ये नहीं करें तो आप इसको काम दे देना, बट ये काम आज होना चाहिए, तो अगर मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं रखा तो वर्क इनकम्प्लीट रह गया। दूसरा एग्जांपल, मेरे को सपोज करो एक चैप्टर की नोट्स बनानी है, तो मैंने एक असिस्टेंट को कहा कि आप टाइप कर देना,
अब मैंने सपोज करो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नहीं रखा होता, तीनों असिस्टेंट को बोल दिया होता कि आप में से जिसको टाइम हो टाइप कर देना, तो असिस्टेंट ए ने भी टाइप कर दिया और असिस्टेंट बी ने भी क्या कर दिया, टाइप कर दिया। तो हो सकता है ना, अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मैंने उन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रखा, तो अगर तीनों आलसी होंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा। अगर एफिशिएंट है तो पॉसिबल है एक काम जो एक बार करना था वो 2 बार कर लेंगे। इसके लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके बीच में क्या रखूं, कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करके रखूं। क्लियर? देखो, नो वर्क रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड नो वर्क इज डुप्लीकेटेड। डेफिनेशन देखो, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन and harmony among different functions carried out by different department in business unit is called coordination. अब ध्यान देना, मेरे को ये डेफिनेशन नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? बिकॉज कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब यूज किया। इन्होंने कोऑर्डिनेशन वर्ड को डिफाइन करने के लिए किसको यूज किया, कोऑर्डिनेशन। बट ये लोग फर्स्ट डेफिनेशन में क्या कहना चाहते हैं कि हमको अगर ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी लानी है, हार्मनी मतलब झगड़ा जहां पे नहीं होता हो, किसके बीच में हार्मनी, फंक्शंस और डिपार्टमेंट के बीच में, कि हमारे फंक्शन सब स्मूथली चल रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट सब अपने हिसाब से अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। मेरे को ये डेफिनेशन सही लगती है, कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट, के सारी एक्टिविटीज एक ही टारगेट में जा रही है, सारी एक्टिविटीज को जो फोर्स साथ में रखे उस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो मेरी एडवाइस होगी 1 मार्क में आए तो ये वाली डेफिनेशन लिख के आना। ओके, अब चालू करते हैं हमारा मेन आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ऊपर अगर आप देखोगे इन्होंने 2 पॉइंट्स तो पहले से ही बता दिए, कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज। ऑल द एक्टिविटीज मतलब कौन सी बात कर रहे हैं, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। तो पहले दिमाग में याद करो, कोऑर्डिनेशन हर एक एक्टिविटी में होना चाहिए। मैनेजमेंट की 5 एक्टिविटीज हैं, पांचों में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब मैंने प्लान किया था कि मैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाऊंगा, तो ऑर्गेनाइजिंग में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाओ, स्टाफिंग में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को हायर करो, जैसा प्लान किया था वैसा ही ऑर्गेनाइज करो, वैसा ही डायरेक्टिंग रखो। तो हर एक एक्टिविटी के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। अब देखो टॉप लेवल सोच के बैठा है कि हमारा टारगेट है 20% सेल्स बढ़ाना, मिडिल लेवल ने अलग टारगेट रखा है सेल्स, और है ना जो ऑपरेशन लेवल है उसने अलग टारगेट रखा है। हर एक डिपार्टमेंट अगर अलग अलग लेवल रखेगा, हर एक आपका जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है अलग अलग टारगेट्स रखेंगे, हर एक डिपार्टमेंट में लेवल अलग है, हर एक लेवल में टारगेट्स अलग हैं, तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। भले आप कोई भी लेवल पे हो, आपका टारगेट सेम होना चाहिए। सबका टारगेट 20% सेल्स इंक्रीज करना है। अब टॉप लेवल प्लानिंग कर रही है, मिडिल लेवल कुछ और कर रही है, बॉटम लेवल कुछ और कर रही है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन सब लेवल्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ओके, अब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, आपके और मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम लोग एक दूसरे से बातें ही नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला शक्ल ही नहीं देखना चाहता परचेज डिपार्टमेंट की, आपको लगता है कभी भी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, पॉसिबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कब होगा, जब वो दोनों दोस्त हैं, दोस्त है मतलब क्या हो गया, वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। तो 4 याद किए, हर एक एक्टिविटी में होना चाहिए, हर एक लेवल पे होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन तभी होगा जब सबके बीच में क्या है, कोऑपरेशन है। ऐसे समझो ना, बॉयज और गर्ल्स का एग्जांपल बेस्ट। अब देखो, जनरली मैंने नोटिस किया है कि बॉयज है ना मस्ती बहुत करते हैं, और गर्ल्स जनरली देखा गया है कि क्लास में शांत रहती है। अब बॉयज में क्या है कि मैं अगर एक बॉय को उठा के किसी दूसरे बॉय के साथ में बैठा दूं, मुझे मतलब उन दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों वहां पे दोस्त बन जाएंगे और साथ में मिलके मस्ती करेंगे। यहाँ पूरी बैच जो है वो साथ में मिलके मस्ती करेगी। तो एक बॉय को उठा के मैंने कहीं और डाल दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, लेकिन एक गर्ल को उसके ग्रुप से निकाल के किसी दूसरे ग्रुप में डाल दिया, उसके साथ बैठाया, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, तो वहां पे कॉपरेशन नहीं होगा। और बॉयज तो आपको पता है कैसे होते हैं, किसके साथ भी बैठाओ बातें बातें कर लेंगे, पबजी वबजी की कौन सी है, ये है वो है, पूरा वो लोग वहीं पे शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, एज अ मैनेजर, अब मेन पॉइंट, एज अ मैनेजर आप अगर
डिपार्टमेंट के हेड्स इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको उनके बीच में कॉपरेशन लाना पड़ेगा। प्लीज अब ध्यान से सुनना, अब ये रियल लाइफ के पॉइंट है। कॉपरेशन हमको कैसे लाना पड़ेगा? कॉपरेशन हम लोग कैसे लेके आएंगे कंपनी के अंदर? जैसे रिलायंस का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, रिलायंस में कंपलसरी होता है कि जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं जो सेम लेवल पे काम करते हैं, उनको एवरी 6 मंथ्स या एवरी 12 मंथ्स एक वैकेशन साथ में ले जाना पड़ता है। जब मैं रिलायंस में काम करता था वहां पे हमको 2 वैकेशन कंपलसरी लेनी पड़ती थी, एक विदाउट फैमिली और एक विद फैमिली। विदाउट फैमिली मतलब सिर्फ रिलायंस के स्टाफ जाएंगे और दूसरा फैमिली के साथ जाएंगे। अब ऐसा क्यों वो लोग करते थे? बिकॉज सब लोग सोचो 4 डिपार्टमेंट्स के हेड्स है, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेस और ये। अब उन चारों को सपोज करो रिलायंस ने गोवा या कहीं ट्रिप पे भेजा, तो वहां पे कुछ ना कुछ उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, उनके बीच में कोऑपरेशन एस्टेब्लिश होगा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, आप देखोगे कि वो जानबूझ के कहीं पे कैंप या ऐसी जगह पे वो लोग भेजते हैं ताकि जो लोग हैं उनके बीच में क्या हो, कोऑपरेशन एस्टेब्लिश हो। प्रोडक्शन और परचेस वाला साथ में बैठे हैं तो उनको पता चलेगा कि प्रोडक्शन वाले को पता चलेगा रॉ मटेरियल वाले की प्रॉब्लम क्या है, रॉ मटेरियल वाले को पता चलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम क्या है, तो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ पाएंगे। तो 4 हेड पॉइंट्स याद की, हर एक एक्टिविटी में होना चाहिए, हर एक लेवल पे होना चाहिए, कम्युनिकेशन नेसेसरी है, कॉपरेशन नेसेसरी है। फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। ये सिंपल है, आपका जो है अगर आपकी कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि आपके टारगेट्स अचीव होंगे, जो रिसोर्सेस हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे। जैसे मैंने आपको कहा था ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हर एक आंसर में आने वाला है आगे चल के, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक इंपॉर्टेंस में होगा ही होगा। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। और लास्ट आंसर, सॉरी लास्ट हेड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। ये देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट से रिलेट कर रही है। ऊपर क्या दिया था, ऑल एक्टिविटीज, नीचे क्या दिया है, एवरी एक्टिविटी। और ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट पहले ही लिखा दिया है, कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज सोल ऑफ मैनेजमेंट। तो काफी बार 2 या 3 मार्क्स में ये एक्सप्लेन द स्टेटमेंट भी पूछते हैं, कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड सोल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, यही वाला आंसर पूरा का पूरा लिख के आना है। क्लियर? ये 6 हेड पॉइंट्स को याद करने का ट्राई करो, ऑल एक्टिविटीज, एवरी लेवल, कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और सोल ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट इस आंसर को गो थ्रू करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चले। चलो, नहीं रियाज, इंग्लिश का लेक्चर नहीं है, इंग्लिश के लेक्चर्स आपके ऑल्टरनेट डेज पे होंगे। एक सेकंड में आपको पहले से ये पॉइंट बता दूं, जैसे आपके 11th में होते थे, 11th में आपके लेक्चर्स अगर आपको पता हो 3 दिन होते थे, तो 12th में भी सेम ही कंसेप्ट होगा, आपका 3 दिन ही लेक्चर्स होंगे। बट जब तक है ना 11th वाले नहीं आते, जून तक एटलीस्ट में आपके लेक्चर्स जो है वो रोज लेने वाला हूँ। तो जून तक आपके लेक्चर्स रोज होंगे, उसके बाद मैं आपके 3 डेज लेक्चर लूंगा, मोस्टली मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन मेरे क्या होंगे, 4 to 5 में लेक्चर्स होंगे। फिर से लॉकडाउन ओपन होगा तो मेरे टाइमिंग्स क्या होंगे, आपके 4 to 5 होंगे, तो उस हिसाब से रखना। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो लोग है ना कहीं और ट्यूशन जाते हैं, तो देखना आपका जो लेक्चर का टाइमिंग है, जैसे कुछ लोग गिरी सर के यहाँ जाते हैं, तो प्लीज देखना 2 से 3 बजे के आसपास आपका है। और जो लोग दीपक सर के यहाँ पे जाते हैं, तो देखना आप 2:30 से 4 या एक हो सके तो 1 से 2:30 वाली बैच लेना, ताकि आपके पास थोड़ा बहुत क्या रहे, टाइम रहे, नहीं तो फिर आने जाने में कुछ प्रॉब्लम होगा। क्लियर? जितना हो सके ट्राई करना कि फर्स्ट बैच आप लोग ले सको, आपके पास एटलीस्ट हाफ आवर या 1 आवर का ब्रेक हो बिटवीन द लेक्चर्स। ओके, क्वेश्चन 15 2 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार 3 मार्क्स में पूछते हैं। अगर 3 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या करना, जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ था वो सेम इंट्रोडक्शन इसमें भी, इस आंसर में भी कॉपी करना। अगर 3 मार्क्स में पूछे तो, 2 मार्क्स में पूछे तो ये 6 पॉइंट्स लिखना। इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स,
तो सबसे पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन मेक्स फंक्शंस जो है हमारे, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन है, उनको क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है। इफेक्टिव बनाने का मतलब क्या है, ज्यादा सही बनाता है। सोचो, आप अपने 12th के हिसाब से सोचो, आपने प्लानिंग करी थी कि आपके इतने परसेंटेज है, और आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को ध्यान ही नहीं दिया, या आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में ध्यान ही नहीं दिया। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया तो जैसे प्लानिंग की थी वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब आपके सब्जेक्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं ये पॉइंट। जो स्टूडेंट रैंकर होता है उसके पीछे एक ही रीजन है कि उसने हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। आप लोगों में हैबिट से, इवन जब मैं 11th में और 12th में था, मेरी भी यही था। मैं अपना केस बता रहा हूँ, मैं कैसा स्टूडेंट था कि मेरे पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम किसको दूंगा, अकाउंट स्टैट्स को। फिर टाइम बचा तो किसको दूंगा, इको सी को। फिर अगर टाइम बचा फिर मैं दूंगा इंग्लिश को, फिर हिंदी गुजराती को, और फिर भी अगर टाइम बचा तो जाके आएगा कंप्यूटर। और ऑब्वियसली हम स्टूडेंट है, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। क्लियर? तो ये गलती नहीं करना, नहीं तो फिर दिवाली के बाद बहुत ज्यादा आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, सिर्फ अकाउंट स्टैट्स 100 मार्क का नहीं है। ओके। सेकंड, coordination makes possible all business activities in an easy manner. कोऑर्डिनेशन की वजह से हर एक एक्टिविटी क्या होती है, इजी मैनर में होगी। तो पहले बताया कि सारे फंक्शंस इफेक्टिव हो गए, और फिर बताया कि बिजनेस करना काफी इजी होगा। थर्ड पॉइंट आप सबको आती है, मैंने 2-3 बार समझा दी कि कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, और कोई भी काम 2 बार नहीं हो जाएगा। जो मैंने क्लासेस का एग्जाम्पल दिया आपको पता होगा। क्लियर? सपोज करो आपके स्कूल में 2-3 टीचर्स हैं, हर एक ने प्रोजेक्ट दे दिया, और अगर टीचर्स ने अपने बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रखा, एक स्टूडेंट क्या करेगा, बहाना बना देगा कि सर मैं इनका प्रोजेक्ट कर रहा था, मुझे बोलेगा सर मैं दूसरे टीचर का प्रोजेक्ट कर रहा था, और दूसरे टीचर को बोलेगा मेरा प्रोजेक्ट कर रहा था। या फिर कोई स्टूडेंट है वो दोनों या तीनों प्रोजेक्ट साथ में कर रहा है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो उसका टाइम वेस्ट हो गया। तो या तो वर्क इनकम्प्लीट रहेगा, या तो वर्क ओवर हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन मेंटेन्स हार्मनी। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हार्मनी रहती है। हार्मनी वर्ड का मतलब क्या है, जहां पे झगड़ा नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में हार्मनी है, मतलब यूनिटी है। हार्मनी की जगह आप यूनिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इनेबल्स टू मेंटेन अ बैलेंस। कोऑर्डिनेशन के जैसे क्या होगा, बैलेंस होगा। किसके बीच में, ऑर्डर एंड टाइम। ऑर्डर एंड टाइम किसका, ऑफ डिपार्टमेंट्स का। ध्यान से सुनना, अगर एज अ मैनेजर मैंने अपने डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रखा, तो प्रोडक्शन वाले को पॉसिबल है ज्यादा पैसे मिल जाए, कभी कभी हो सकता है सेल्स वाले को ज्यादा पैसे मिल जाए। सपोज करो कंपनी हर एक बजट बना के पैसे देती है ना, हमको नेसेसरी है कोऑर्डिनेशन रखना होगा। कोऑर्डिनेशन रखना होगा मतलब क्या, कि मैंने पहले से बता दिया कि सेल्स वाले की जिम्मेदारी है, वो प्रोडक्शन वाले को बताएगा कि उसको कितने आपको है ना कितना प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन वाला किसको बताएगा, परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा। परचेज डिपार्टमेंट वाला किसको बताएगा, कैश डिपार्टमेंट को। तो मैंने पहले से जिम्मेदारी सेट कर दी है। तो सेल्स और प्रोडक्शन में मेरे को पता है सेल्स वाले की जिम्मेदारी है, वो जाके बताएगा उसको कितने यूनिट्स चाहिए। प्रोडक्शन और परचेज में मुझे पता है कि प्रोडक्शन वाला जाके बताएगा परचेज डिपार्टमेंट को कि उसको कितने यूनिट्स चाहिए। और परचेज और कैश में परचेज वाला जाके बोलेगा मेरे को इतना कैश है ताकि मैं क्या करूं, गुड्स बाय करूं। तो उनके ऑर्डर और टाइम मैंने पहले से सेट कर दिया है कि किसका पहले ऑर्डर है, किसका ऑर्डर बाद में है, क्यों कौन पहले टाइम से है ना बात करेगा, कौन बाद में करेगा। तो अगर ये मैं रख रहा हूं कोऑर्डिनेशन, तो डिपार्टमेंट्स के बीच में बैलेंस होगा। अगर मैं नहीं रख रहा हूं तो उनके बीच में झगड़े होंगे। और लास्ट, जैसे मैंने आपको कहा था, बार बार आएगा, अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखा तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इजीली अचीव होंगे। प्लीज ये 6 पॉइंट्स देख लो। फिर इसके बाद एक लास्ट आंसर है, छोटा आंसर ही है, वो देख लेते हैं। नहीं, आज के लिए इतना नहीं, बस एक छोटा ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ओके, अब ध्यान देना, कल या परसों आपका चैप्टर हो जाएगा ये, एक्सप्लेन फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट।
अब फंक्शनल एरिया वर्ड का मतलब क्या है कि सपोज करो आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की, मैनेजमेंट की पढ़ाई की मतलब एमबीए किया। आप में से कितने लोग एमबीए करना चाहते हैं? वैसे प्लीज चैट में मुझे बताना, कितने लोग एमबीए करना चाहते हैं? देखो कुछ तो करना है। ओके, राधिका करना चाहती है, बाकी और किसी को एमबीए के विश नहीं है? आईएमबीए की इतनी वैल्यू नहीं है, श्वेता काफी कम होती जा रही है। ओके, 2-3 ही लोग कर रहे हैं। ओके मुस्कान, ध्यान से सुनना, पहले तो बीकॉम या एमकॉम तो करना ही नहीं, उसकी जीरो वैल्यू है। बीकॉम एमकॉम की तो जीरो वैल्यू हो गई है आज के टाइम में। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मार्केट में किस किस की वैल्यू है? एमबीए की है, सीए की है, सीएफए की है, सीएस है, लॉयर है, या फिर आपका खुद का बिजनेस है, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करो, या इवेंट मैनेजमेंट में जाओ, एयरलाइंस में जाओ, बैंकिंग में जाओ। लेकिन जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है वो नहीं करना कोई भी, कि सर हम लोग बीकॉम करेंगे, एमकॉम करेंगे, उनकी जीरो वैल्यू हो चुकी है, उनकी जीरो वैल्यू हो गई है। इवन एमबीए की वैल्यू कम हो गई है। एमबीए अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हो, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आपने छोटे मोटे कॉलेज से कर दिया, जीरो वैल्यू है उस एमबीए डिग्री की। आपको जैसे पता होगा, मैंने ना लॉकडाउन के पहले क्लासेस में रखा था कि मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए। लिटरली मेरी एक स्टूडेंट है जिसने एमबीए किया है, एमबीए उसने गुजरात यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज से किया है। मैं असिस्टेंट को जनरली है ना 5 आवर्स के हिसाब से अराउंड 3500-4000 अमाउंट पे करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन स्किल। तो वो स्टूडेंट 4000 रुपीज की सैलरी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है आफ्टर एमबीए। क्लियर? एमबीए की स्टूडेंट 4000 रुपीज 5 आवर्स के लिए एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो एमबीए की आप सोचो वैल्यू कितनी हो गई है। तो प्लीज सोच समझ के अपना डिसीजन लेना, और 12th जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको क्या करना है, उस डिसीजन के ऊपर एक्ट करना है। तो प्लीज करियर के ऊपर सोचना। ओके, तो मैं क्यों डिस्कस कर रहा था एमबीए का? जो लोग भी एमबीए के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपना इंटरेस्ट पहले से देखना पड़ेगा कि आप एमबीए किस में करना चाहते हो। 4 इंपॉर्टेंट एमबीए की फील्ड है। ऐसे फिफ्थ भी बन गई है इवेंट मैनेजमेंट, बट अभी हम लोग 4 डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल। तो एमबीए मतलब मैनेजमेंट ही होता है, तो 4 उसकी कौन सी फील्ड्स हैं? सबसे पहला है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब आप गुड्स को कैसे बेच रहे हो। जो भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होते हैं उसमें मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग एमबीए होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को संभाल रहे हो, मतलब उसकी मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हो कि उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में यहाँ पे आप किसको मैनेज करते हो? वर्कर को। मार्केटिंग में सेल्स को मैनेज करते हो, ह्यूमन रिसोर्स में वर्कर को मैनेज करते हो। आज के टाइम में सबसे ज्यादा सैलरी यहाँ पे है, एचआर में। सबसे ज्यादा सैलरी एचआर में, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉब भी है कि वर्कर्स को मैनेज करके रखना। थर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके भी पैसे मींस अमाउंट ज्यादा है। मार्केटिंग में अभी ऑन एन एवरेज 20,000 to 20,000 है ना रुपीस के आसपास पैसे मिल रहे हैं। फाइनेंशियल में 50,000 to 1,50,000 भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग आपने कौन से कॉलेज से किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसे को संभालता है। और लास्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये प्रोडक्ट को बनाने का काम को हैंडल करता है। तो 4 इंपॉर्टेंट फील्ड है मैनेजमेंट की। मार्केटिंग, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। ह्यूमन रिसोर्स, वर्कर्स को संभालता है। फाइनेंशियल, पैसे को संभालता है। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, फैक्ट्री को संभालने का काम करता है।